प्राचीन मिस्र की सबसे कामुक रानी, जिसके चक्कर में बड़े बड़े राजा बर्बाद हो गए। दोस्तों, प्राचीन मिस्र का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने प्राचीन मम्मी, बड़ी बड़ी मूर्तियां और ऊंचे ऊंचे पिरामिड का नजारा खड़ा रहता है। प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपने अपने विचार रखे। मिस्र की सभ्यता इतने गहरे रहस्यों से भरी हुई है कि जिसका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन शिलालेखों और दूसरे सबूतों के आधार पर इतिहासकारों ने कुछ ऐसे चौंका देने वाले खुलासे किए हैं जिसे सुनकर काफी हैरानी होती है। प्राचीन मिस्र के बारे में और वहां राज करने वाले राजा रानियों के बारे में ऐसी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो प्राचीन मिस्र के कई सारे राजा रहे, लेकिन एक ऐसी रानी भी थी जो इतिहास के पन्नों से कभी भी मिटाए नहीं मिटेगी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की एक रानी जिसकी खूबसूरती के दीवाने उस समय के बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। अपनी खूबसूरती के बल पर उस रानी ने बड़े बड़े साम्राज्य हथियाए और कहा जाता है कि उस रानी ने कई सारे राजाओं के साथ संबंध भी थे। लेकिन आखिर वो रानी कौन थी और उसने ऐसा क्या किया था जिस कारण इतिहास उसे कभी भुला नहीं सका? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। दोस्तों, हम जिस रानी की बात कर रहे हैं उस रानी का नाम है क्लियोपेट्रा। इस रानी का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, क्योंकि अपने कार्यकाल में इस रानी ने इतने बड़े बड़े कांड किए जिसे कोई भी इतिहासकार छुपा नहीं सकता। क्लियोपेट्रा दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थे, इसलिए इस रानी की सुंदरता और उसके हुस्न के दीवाने बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि रानी खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा कामुक भी थे, इसलिए अपनी काम वासना को मिटाने के लिए क्लियोपेट्रा जिससे मर्जी चाहे उससे संबंध बनाते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा का संबंध रोम के सम्राट जूलियस सीजर से भी था। जूलियस सीजर इस रानी के प्यार में इस कदर दीवाना हो गया था कि आखिरकार वो क्लियोपेट्रा के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, क्योंकि क्लियोपेट्रा सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं थे बल्कि कूटनीति में भी काफी ज्यादा माहिर थे। क्लियोपेट्रा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और चतुर थे। उसने अपनी सुंदरता को आधार बनाकर ही कूटनीति की चाल चली और बड़े बड़े राजाओं को अपने सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्लियोपेट्रा का नाम जितना ज्यादा सुंदरता के लिए पहचाना जाता है उतना ही ज्यादा लोग उसे कोसते भी हैं, क्योंकि इतिहास में शायद ही किसी रानी ने इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति की होगी। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की पहली ऐसी रानी थी जिसे मिस्र की भाषा बोलनी आते थे। क्लियोपेट्रा के 2 भाई और एक बहन भी थे, लेकिन सत्ता के लालच में क्लियोपेट्रा इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने भाई बहनों से ही बगावती सुर मिलाने शुरू कर दिया था। साम्राज्य की कुर्सी हथियाने के लिए क्लियोपेट्रा ने सबसे पहले अपने बड़े भाई से बगावत की। बगावत इतनी भीषण थी कि क्लियोपेट्रा ने अपने बड़े भाई को मारने का ही प्लान बना दिया, लेकिन इस प्लान में क्लियोपेट्रा पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। क्लियोपेट्रा का पूरा प्लान भी उसके बड़े भाई को पता चल गया था, इसलिए अब वो क्लियोपेट्रा की जान लेने के लिए उतारू हो गया। इसलिए अपनी जान बचाकर क्लियोपेट्रा मिस्र से सीरिया भाग गई। सीरिया में जाकर भी वो मिस्र को वापस हथियाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगे। वहां पर उसने खुद की सेना भी तैयार कर ली। सेना तैयार करने के बाद क्लियोपेट्रा ने मिस्र के साम्राज्य पर हमला करने के लिए रोम के राजा जूलियस सीजर का हाथ मांगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता का काफी दीवाना था, इसलिए जूलियस सीजर ने भी क्लियोपेट्रा का साथ देने के लिए तुरंत हाँ कर दे और दोनों ने मिलकर मिस्र के राजा यानी क्लियोपेट्रा के भाई और उसके साथी प्लेटोमी 13 पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर ने मिलकर मिस्र का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा के एक सेवक अपोलो डोरोज ने क्लियोपेट्रा को चादर में लपेटकर जूलियस सीजर के सामने रखा था। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के चक्कर में जूलियस सीजर इतना दीवाना हो गया था कि बस वहीं से जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा के बीच अफेयर शुरू हो गया। जूलियस सीजर की मदद से मिस्र के साम्राज्य पर अब क्लियोपेट्रा का कब्जा हो गया था और वो महारानी बनकर मिस्र पर राज कर रहे थे। इसी दौरान उसे अपने छोटे भाई पे भी शक होने लगा, क्योंकि क्लियोपेट्रा नहीं चाहती थी कि भविष्य में मिस्र के साम्राज्य पर उसके अलावा दूसरा कोई भी अधिकार जताए। इसलिए क्लियोपेट्रा ने अपने छोटे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा को अपने छोटे भाई से खतरा महसूस होने लगा था, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया था। हालांकि अभी भी क्लियोपेट्रा की एक बहन जिंदा थे, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा और उसकी भी हत्या करवा दे। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे, जिसके बाद उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ था। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की थी, इसलिए मिस्र की जनता क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के उस बच्चे को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जनता में क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर के खिलाफ माहौल बन रहा था और लोग क्लियोपेट्रा के राज से तंग आ चुके थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि क्लियोपेट्रा सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा कामुक भी थे, इसलिए काम वासना को शांत करने के लिए वो किसी न किसी को शिकार बनाते ही थे। इसलिए अब उसका अगला शिकार जूलियस सीजर का जनरल मार्क एंटनी था। बताया जाता है कि मार्क एंटनी भी पूरी तरह से क्लियोपेट्रा की सुंदरता का दीवाना हो गया था। ऐसे में जब ये बात क्लियोपेट्रा को पता चली तो उसने एंटनी को अपने जाल में फंसा लिया। इन दोनों के बीच भी काफी लंबे समय तक अफेयर चला और इतिहास के मुताबिक एंटनी और क्लियोपेट्रा के 3 बच्चे हुए थे। हालांकि क्लियोपेट्रा ने एंटनी से भी शादी नहीं की थी, लेकिन दोनों साथ में काफी लंबे समय तक रहे थे। बताया जाता है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी,
क्योंकि एंटनी रोम के साम्राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता था। लेकिन रोम के साम्राज्य पर अभी भी जूलियस सीजर के बेटे ऑक्टेवियन सीजर का राज था, इसलिए अब एंटनी ने ऑक्टेवियन सीजर के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान बनाया। रोम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एंटनी ने क्लियोपेट्रा का साथ लिया और दोनों ने मिलकर रोम के साम्राज्य पर हमला बोल दिया। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर और उसकी सेना कमजोर नहीं थी, इसलिए उसने एंटनी और क्लियोपेट्रा का जमकर मुकाबला किया और इस युद्ध में एंटनी बुरी तरह से हार गया। हारने के बाद क्लियोपेट्रा और एंटनी अपने 60 जहाजों को लेकर सिकंदरिया भाग गए। एंटनी क्लियोपेट्रा पर काफी ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन क्लियोपेट्रा की नीयत ही धोखा देने की थी। उसने पहले भी कई सारे राजाओं को अपना दीवाना बनाया और उन्हें धोखा दिया था, इसलिए एंटनी भी उसके धोखे से बचने वाला नहीं था। एक दिन क्लियोपेट्रा ने एंटनी को अपने द्वारा बनाए एक समाधि भवन में बुलाया। इस समाधि भवन का निर्माण खुद क्लियोपेट्रा ने करवाया था। क्लियोपेट्रा ने एंटनी से कहा कि हम दोनों मिलकर समाधि ले लेते हैं ताकि हमारा प्रेम अमर हो जाए। एंटनी पूरी तरह से क्लियोपेट्रा की बातों में आ गया और पहले क्लियोपेट्रा ने उसके सामने ऐसा जाहिर किया कि क्लियोपेट्रा समाधि में चली गई और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर एंटनी ने भी अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। लेकिन क्लियोपेट्रा मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थे। उसने साफ तौर पर एंटनी को धोखा दिया था, लेकिन एंटनी उसके प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो क्लियोपेट्रा के धोखे को समझ ही नहीं पाया। एंटनी की हत्या करने के बाद क्लियोपेट्रा अब अपने अगले शिकार पे चल पड़े थे, क्योंकि उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं थी। इसलिए क्लियोपेट्रा ने अब ऑक्टेवियन सीजर को अपना शिकार बनाने के बारे में सोचा। क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन सीजर को अपने जाल में फंसाने की काफी कोशिश की। अपनी सुंदरता को हथियार बनाकर उसने ऑक्टेवियन सीजर पर काफी डोरे डाले, लेकिन ऑक्टेवियन सीजर कभी भी क्लियोपेट्रा के जाल में नहीं फंसा। इसके बाद क्लियोपेट्रा का क्या हुआ, इसके बारे में इतिहास में कुछ ठोस मौजूद नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा की मौत 39 साल की उम्र में हो गए थे। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऑक्टेवियन ने ही क्लियोपेट्रा की हत्या की थे। हालांकि क्लियोपेट्रा की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब क्लियोपेट्रा और एंटनी समाधि भवन में थे, तब एंटनी के मरने के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को सांप से कटवा लिया था और वहीं पर उसकी भी मौत हो गई थी। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत इतिहास में दर्ज नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि क्लियोपेट्रा को अपनी खोटी नीयत के चलते कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। इतना ही नहीं, बल्कि क्लियोपेट्रा को जिंदगी भर साम्राज्य के लोगों की गालियां सुननी पड़ी, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्वार्थी थे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हथियार बनाकर इस्तेमाल करते थे। क्लियोपेट्रा के बारे में और भी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि क्लियोपेट्रा यूनानी नहीं बल्कि अफ्रीकन मूल के थे। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने क्लियोपेट्रा के बारे में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मिस्र की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा कूटनीतिक चालें चलने वाली रानी क्लियोपेट्रा के बारे में बताया। इस वीडियो में हमने क्लियोपेट्रा के साथ जुड़े हुए कई गहरे राज भी आपके साथ साझा किए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।